एक्सिस कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन किस तरीके से होता है देखेंगे और समझेंगे, ठीक है ना। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन होता है, दूसरा समांतर क्रम संयोजन होता है। और बोर्ड की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं बराबर। आज उन्हीं पे चर्चा करने वाले हैं। श्रेणी क्रम संयोजन पहले क्या होता है देखेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन को। तो इसमें प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से होगा? दो प्रकार से होता है। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है। नंबर एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और नंबर दो हो जाएगा कौन सा? समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। इस तरीके से इनके प्रकार हो गए। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो पहला नंबर वाला हम पढ़ने वाले हैं श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, इसको हटाते हैं। इसमें होता क्या है देखेंगे, अभी समझना है। इसमें प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में जैसे मान लीजिएगा ये हमारे पास एक प्रतिरोध हो गया और कुछ दूरी पर एक प्रतिरोध और को जोड़ दिए और थोड़ी सी दूरी पर एक प्रतिरोध को और जोड़ दिया गया। इस तरीके से हमको तीन प्रतिरोध दिखाई दे रहे हैं और इसका एक पॉइंट को और इधर वाले को भी हम लेकर के आएंगे। नीचे क्या करते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं। बैटरी से जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, प्लस और माइनस। और यहाँ पे एक कुंजी भी लगा देंगे, ठीक है। इस तरीके से जो चित्र बना है ये श्रेणी क्रम संयोजन का चित्र है। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का चित्र। कितने प्रतिरोध लिए गए हैं? तीन प्रतिरोध, 1 2 3। पहले वाले प्रतिरोध को R1 मान लेंगे, दूसरे वाले को R2 मान लेंगे, तीसरे वाले को R3 मान लेंगे। इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ बैटरी लगी है तो इसमें धारा भी बहेगी और धारा को हम I से दर्शाते हैं, ठीक है। और पहले प्रतिरोध का जो विभवांतर होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर V1 हो जाएगा और दूसरे प्रतिरोध का विभवांतर क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा और तीसरे प्रतिरोध का विभवांतर V3 हो जाएगा। ये तो श्रेणी क्रम संयोजन का चित्र बन गया। अब श्रेणी क्रम संयोजन के चित्र में अगर देखोगे तो R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध लगाए गए हैं और R1 का विभवांतर V1 है, R2 का विभवांतर V2 है, R3 का विभवांतर V3 है और तीनों के तीनों प्रतिरोधों में समान धारा बह रही है। श्रेणी क्रम संयोजन की एक खास बात होती है कि इनमें धारा का मान समान होता है। R1 R2 R3 तीनों में समान धारा बहेगी और तीनों का विभवांतर अलग अलग होता है। तो पहले हम श्रेणी क्रम संयोजन को समझेंगे कि होता क्या है, इसका परिभाषा कैसे बनाओगे। तो जो प्रतिरोध यहाँ तुम देख रहे हो इसमें दो सिरे हैं, एक ये है प्रथम और ये द्वितीय। हर एक प्रतिरोध में दो सिरा होता है, प्रथम और द्वितीय, पहला सिरा और दूसरा सिरा। और यहाँ पर भी देखोगे तो इसका R2 का भी प्रथम और द्वितीय हो जाएगा, पहला सिरा और दूसरा सिरा। R3 में देखोगे तो यहाँ पर भी प्रथम और द्वितीय मिलेंगे। इस तरीके से हम और जोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं कि तीन ही प्रतिरोध को जोड़ा जाए। आगे अगर परिपथ को और बड़ा करना है R4 R5 R6 इस तरीके से जोड़ते चले जाएंगे और अंतिम वाले प्रतिरोध को बैटरी से ही जोड़ा जाता है। तो ये श्रेणी क्रम बनता है। तो इसमें बनाया कैसे जाएगा, हम कहेंगे पहले प्रतिरोध का पहला सिरा, ये हमारा पहला प्रतिरोध है, ये दूसरा है, तीसरा है। हम यहाँ तीन प्रतिरोध मान के चल रहे हैं, ज़्यादा भी माना जा सकता है, तीन ही हो जाएगा काम, इसलिए तीन ही माना गया। R1 R2 R3 पहले प्रतिरोध में दो सिरे, दूसरे में दो सिरे, तीसरे में भी तीन सिरा होता है। R1 का जो पहला सिरा होता है या कह सकते हो पहले प्रतिरोध का पहला सिरा, उसको बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ दिया जाता है। R1 का यानी पहले प्रतिरोध का पहले सिरे को बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ दिया गया। अब पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा जाएगा
और फिर दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा जाएगा। उसके बाद आखिरी प्रतिरोध आ जाएगा। और परिपथ और बढ़ाना है तो उसमें हम बोल सकते हैं इस प्रकार परिपथ को जोड़ते चले जाते हैं, या यहाँ तक अगर स्टॉप कर देना है तो क्या करना है, अंतिम प्रतिरोध मान लीजिए इसको, अंतिम प्रतिरोध का दूसरा सिरे को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ दिया जाता है और इस प्रकार के बने संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। ये परिभाषा फिर से एक बार देख लेंगे। R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध हैं। R1 एक प्रतिरोध हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया और हर एक प्रतिरोध में दो दो सिरे हैं, फर्स्ट और सेकंड, पहला और दूसरा। एक प्रतिरोध में कितना सिरा होगा, दो सिरा होगा, पहला सिरा और दूसरा सिरा। और दूसरे में देखोगे तो इसमें भी दो सिरे हैं, पहला सिरा और दूसरा सिरा। तीसरे में देखोगे तो इसमें भी दो सिरे हैं, पहला और दूसरा। तो हमें करना क्या है, पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ना है, पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ देना है। अब पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा भी बचा है, दूसरे प्रतिरोध को पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देना है। उसके बाद दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देना है और तीसरे सिरे का अंतिम सिरा बोलो या दूसरा सिरा बोलो, तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरे को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ दिया जाता है और इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। तो इसमें प्रतिरोधों का संयोजन होता है श्रेणी क्रम संयोजन। पहला काम होता है पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ना है और पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को बैटरी के दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जोड़ते हैं और उसके बाद फिर देखेंगे तो दूसरे का दूसरा सिरा तीसरे के पहले से जोड़ देना है और लास्ट में लेकर के आएंगे अंतिम वाले प्रतिरोध को माइनस वाले से जोड़ देंगे। इस प्रकार से श्रेणी क्रम का चित्र बन जाता है। अब श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है तो पता चल गया है। बस एक लाइन में ऐसे बोल सकते हो कि पहले प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के धन ध्रुव से और पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे के पहले से और तीसरे का अंतिम सिरा या दूसरे सिरे को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार बने संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। तो ये बन जाएगा परिभाषा इनकी। और उसके बाद अगर हम देखें तो फिर होता क्या है, और जो बैटरी लगी है जब यहाँ से हम धारा को प्रवाहित करेंगे, जब हम यहाँ से धारा को प्रवाहित करेंगे तो धारा आई के रूप में बहेगी और इसमें भी धारा आई है, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है। इसका मतलब है तीनों में धारा का मान क्या है, समान है। समांतर क्रम में ये मान समान नहीं होगा, समांतर क्रम में विभव समान होगा, विभवांतर, यहाँ धारा समान होती है। तो जब धारा समान हो जाएगी तब हम कह सकते हैं किसके नियम से भाई, ओम के नियम से। ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर आई आर। क्या होता है, V बराबर आई आर। ठीक है, अगर V बराबर आई आर है तो अगर हम देखें तो किस तरीके से होगा आगे, ये ओम का नियम का फार्मूला होता है V बराबर आई आर। ठीक है ना, ओम का नियम जो होता है पढ़ाया गया है, आगे देखिएगा V बराबर आई आर। उसके बाद हम क्या करना होगा, वैल्यू को इसको मानते हैं, इसको हम V1 मानते हैं, पहले प्रतिरोध का काम करते हैं, V1 हो गया। और इसमें धारा जो बह रही है धारा वो क्या है, I है। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, IR1। कहाँ से बना ये समीकरण देखिएगा, इस पहले प्रतिरोध में बहने वाली धारा क्या है, I है। मैंने कहा ना इसमें भी I है, इसमें भी, इसमें भी, तीनों प्रतिरोध में धारा I है। तो I आ गया यहाँ पे और इसका जो प्रतिरोध है वो क्या है, R1 है, वो आ गया और विभवांतर क्या है, V1 है। तो ओम के नियम से बन रहा है, V बराबर आई आर है, तो V के स्थान पे हमने क्या रखा, V1 रखा और I जो यहाँ है वही रख दिया गया। बाकी जहाँ R था उसी स्थान पे हमें क्या रखना होगा, R1 रखना होगा। तो V1 बराबर हो जाएगा IR1। इसी प्रकार से अगला वाला हो जाएगा V2 बराबर IR2 बन जाएगा। इनके लिए देखिए V2 हो गया, R2 हो गया और इसमें बहने वाली धारा क्या है, I है। धारा का मान यहाँ तीनों जगह पे समान है, इसलिए सब में I आएगा। अब आ जाओ V3 पे, V3 बराबर क्या हो जाएगा, IR3। ठीक है ना, V3 बराबर हो जाएगा IR3। देखिए V3 हो गया, इसमें बहने वाली धारा I हो गई और ये प्रतिरोध जो है R3 हो गया। इस तरीके से अगर देखें तो हमको 3 समीकरण मिल गए हैं, 1, 2 और 3।
अगर हम एक काम कर ले या तुल्य विभवांतर ले ले, भाई तुल्य विभवांतर बोलो या कुल विभवांतर बोलो, बात एक ही होती है। अगर तुल्य विभवांतर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, v बराबर v1 धन v2 धन v3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो v बराबर v1 का वैल्यू क्या है i r1 है, प्लस v2 की वैल्यू क्या है i r2 है, प्लस v3 की वैल्यू क्या है i r3 है। अब अगर हम देखें तो v बराबर i सब में है, सब में i दिख रहा है और समान है। बताए थे यहाँ पे प्रतिरोध, सभी प्रतिरोधों में धारा का मान समान होगा, और देखिए i आया भी है समान, कॉमन कर दो उसको, r1 प्लस r2 प्लस r3, इस तरीके से समीकरण बन जाएगा। तो यहाँ इस प्रकार से हो गया v बराबर आई को कैसे कॉमन कर दिया भाई, तीनों में आई समान था, धारा का मान समान था, इसलिए कॉमन कर दिया गया, r1 धन r2 धन r3 बना लिया गया v बराबर। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से ओम का नियम लगाएंगे, फिर से क्या करेंगे, ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या होगा, v बराबर आई आर, क्या होता है v बराबर आई आर, ये ओम का नियम है। यहाँ पर भी वही लगाया गया, यहाँ पर भी वही लगाया गया फार्मूला। अब क्या होगा, v बराबर आई आर मिलना, जो ये वैल्यू देख रहे हो ना, अगर इसको देखो, अगर हम इसको समीकरण नंबर 4 मान दें और इसको समीकरण नंबर 5 मान लें, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि समीकरण 5 का मान, समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर 5 का वैल्यू किस में रखना है, 4 में रखना है। देखिए समीकरण नंबर 4 ये है, और हमारा स्थान यहाँ देखोगे तो इसमें v है, अब v बराबर क्या मान मिल रहा है, आई आर है। इसमें देखिए तो समीकरण नंबर 4 में भी दिया है v, तो एक काम करते हैं, v के स्थान पे क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा, और समीकरण नंबर 4 का पूरा वैल्यू रख देंगे, r1 प्लस r2 प्लस r3। अब देखिए i से i क्या होगा, कट जाएगा, और r बराबर हो जाएगा r1 धन r2 धन r3। इस तरीके से समीकरण क्या हुआ, सिद्ध हो गया। यही श्रेणी क्रम का सूत्र होता है, ठीक है ना। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन का जो फार्मूला होता है, r बराबर r1 धन r2 धन r3 होता है। इस तरीके से पूरा का पूरा समीकरण देखेंगे, यहाँ इधर है, उसके बाद ये है, शुरुआत यहाँ से हुई थी। इसमें 3 प्रतिरोध लिया जाता है, R1 R2 R3, R1 R2 R3। R1 में जो धारा बहेगी I, वही धारा I2 में रहेगी, वही धारा R2 में रहेगी, और वही धारा R3 में भी रहेगी। तीनों प्रतिरोध में धारा का मान समान होगा, और धारा आएगी कहाँ से, बैटरी से। जो यहाँ पे हम सेल लगाए, बैटरी लगाए ना, यहीं से धारा प्रवाहित की जाती है, भेजा जाता है प्रतिरोधों में। और तीनों का विभवांतर अलग अलग होगा, R1 का विभवांतर V1, R2 का V2, R3 का V3 हो जाएगा। फिर हम ओम के नियम से हल करेंगे। ओम का नियम होता है V बराबर आई आर, तो V बराबर आई आर होता है, तो हम V के स्थान पे क्या मानेंगे, V1 मान लेंगे, और I तो समान है, R के स्थान पे हमें R1 लेना पड़ेगा। इस तरीके से हो गया। और यहाँ पे V2 है, रख देंगे। दूसरे प्रतिरोध की बात करें, V2 बराबर क्या हो जाएगा, आई R2 बन जाएगा। और तीसरे प्रतिरोध में आओगे तो V3 है, और इसमें भी धारा I है, और इसका प्रतिरोध R3, तो V3 बराबर आई R3, समीकरण 3 बन गया। अब तुल्य विभवांतर लिया जाए V1 V2 का, तो V बराबर हो जाता है V1 धन V2 धन V3। अब V बराबर हम क्या करेंगे, V1 की वैल्यू जो है आई R1 है रखेंगे, प्लस V2 की वैल्यू आई R2 रखेंगे, फिर प्लस V3 की वैल्यू आई R3 को रख देंगे। और सब में I समान दिख रहा है, I को हम क्या करेंगे, कॉमन कर देंगे। जब I को कॉमन करेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 ये बचेगा, तो कोष्टक में लिख दिया जाएगा। और इसको समीकरण नंबर 4 मान लिए हैं, V बराबर I कोष्टक में R1 धन R2 धन R3। अब फिर से ओम का नियम लगेगा। ओम के नियम से क्या होगा, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, इसको समीकरण नंबर 5 मानेंगे। और मैंने कहा समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो चौथे जो 5वें का वैल्यू है आई आर, इसको हमें चौथे में रखना है, V के स्थान पे रखना है। देखिए वही रखा गया। समीकरण नंबर 4 में जो V था, V को हटा करके उसके स्थान पे हमने आई आर को रखा, और बराबर में जो वैल्यू था 4 का, ये वैल्यू उसको रखे हैं। अब इनका संबंध भाग से है, ये कट जाएगा,
आई से आई कट जाएगा तो बचेगा R बराबर R1 धन R2 धन R3। आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।